पंचकर्म में हम क्या पढ़ेंगे आज? विरेचन। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। कौन सा है? प्रधान कर्म। कल भी हमने प्रधान कर्म की चर्चा करी थी, है ना। आज भी हम प्रधान कर्म की चर्चा करेंगे, जिसमें जो उसका क्रम रहेगा, दूसरा क्रम विरेचन। अच्छा देखो, विरेचन का मतलब क्या? दो है, वी प्लस रेचन। मतलब रेचन का क्या मतलब होता है? एक तो होता है दस्त, भाई निकल गए, ठीक है। जब दस्त लगते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद दस्त हो रहे हैं, कि यार अभी तो लैट्रिन गया था, फिर वेग बन गया, फिर आ गया। तो रेचन का मतलब होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो दोषों को खींच कर बाहर निकालना, जो दोष रह गए अभी अंदर। सपोज जैसे एक बार निकल गया, ठीक है, फिर आपको कॉल आई दोबारा। दस्त में भी तो ऐसा होता कि दोबारा कॉल आती है, कहते हैं भाई 4-5 बार लैट्रिन चला गया, और मरोड़ के साथ हो रही है। तो मरोड़ के साथ होगी कि दोष जो रुके हुए थे वो दोबारा मलाशय में आ गए और उसको हमने बाहर करना है। तो ऐसे ही द्रव्य होते हैं रेचक। रेचक द्रव्य भी होते हैं। कुछ क्या होता है? रेचक द्रव्य होते हैं। रेचक द्रव्य में कौन कौन से हैं? जो रेचन का कार्य करें। तो वी रेचन, रह रहकर दोषों को बाहर निकालना। रेचन, रेचन मैंने पहले संचय होगा फिर निकलेगा, फिर संचय होगा फिर निकलेगा, फिर संचय होगा फिर निकलेगा। तो ऐसे द्रव्य कौन कौन से होते हैं? निषोध। निषोध, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिवृत्त। इसको हम क्या बोल रहे हैं? त्रिवृत्त। तो त्रिवृत्त और कौन कौन सा होता है? दूसरा एरंड तेल, ठीक है। तो ये भी क्या करता है कि थोड़ी आपने जब अरंड तेल, जब पेट साफ होता है अरंड तेल खाओ, तो क्या होता है? मरोड़े के साथ आएगा दर्द। मरोड़ कहता है जी पेट में मरोड़ा हो रहा है, फिर दस्त आ रहा है, फिर मरोड़ा हो रहा है, फिर आ रहा है। तो विरेचन भी आज हम विरेचन के बारे में ही जानेंगे, इसके बारे में। तो कौन कौन से द्रव्य आता है ये देख, ठीक है। अगर कोई ये कहता, देखो इसी प्रकार से मिलता जुलता, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि पंचकर्म और षटकर्म में क्या अंतर है, तो उसमें भी एक ऐसी क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं संघ प्रक्षालन। जैसे गजकरणी कर रहे हैं, कुंजल कर रहे हैं, उसी प्रकार से जैसे हम यहाँ विरेचन कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से षटकर्म में भी एक क्रिया होती है संघ प्रक्षालन। होती वैसी ही क्रिया है बिल्कुल जैसे, परंतु इसमें क्या होता है? अब देखो एक चीज और समझो, कल मैंने कुछ अंतर बताए थे आपको, क्या थे वो? कि भाई पंचकर्म और षटकर्म, ये तो बताया था। अब इसमें कौन कौन सी क्रिया थी? 5। वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, सिरो विरेचन। इसमें कौन कौन सी है? धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ठीक है। तो जिस प्रकार से इसमें विरेचन है, उसी प्रकार से यहां पर कौन सा है? संक प्रक्षालन। यहां पर संक प्रक्षालन है। तो संघ प्रक्षालन में भी क्या, अब इसमें क्या होता है? देखो विरेचन कर्म में और संघ प्रक्षालन में क्या अंतर है, ध्यान देना। इसमें तो क्या होगा? विधिवत पूर्व कर्म करने के पश्चात, पूर्व कर्म करने के पश्चात जब दोष कोष्ठ में आ जाए, तो विरेचक द्रव्य की सहायता से, विरेचक द्रव्य की सहायता से, विरेचक द्रव्य कौन कौन सा होता है? उसमें अलग अलग, जैसे हरड़ है, हरड़ 25 ग्राम, निषोध 25 ग्राम, अमलतास 25 ग्राम, कुटकी 25 ग्राम। अब इसमें अलग अलग घटक है ये। अब अगर हम ये जो घटक ले रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है कि हम यही घटक ले रहे हैं या त्रिवृत्त ही ले रहे हैं? क्योंकि त्रिवृत्त क्या करेगा? रेचन का कार्य करेगा, तो को इकट्ठा कर करके लाएगा, इकट्ठा कर करके लाएगा, ठीक है। हरण क्या करेगा? अब जो दोष इकट्ठे हुए हैं उनको गति कौन देगा? अनुलोमक गति। वो तो मुंह से भी बाहर निकल सकते हैं, उसको हरण क्या देगा? अनुलोमन गति देगा। हरण क्या होता है? अनुलोमक होता है कि गति को नीचे की तरफ ले जाएगा। तो अनुलोम विलोम का मतलब क्या हो गया? जो टुवर्ड द ग्रेविटी हो, जो गति नीचे की तरफ हो। मुख मार्ग से खा रहे हैं, गुदा मार्ग से निकल रहा है, तो दैट इज अनुलोमक गति। और मुख मार्ग से खा रहे हैं, मुख मार्ग से निकल रहा है, तो वो क्रिया कहलाएगी विलोम गति। ध्यान देख लेना। इसीलिए वामक द्रव्य जितने हैं वो कौन से हैं? हमने वमन पढ़ा था, तो वमन जो पहले लेक्चर में हमने बताया था कि जो वामक द्रव्य हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं विलोमनार्थ, विलोम गति करते हैं। और जो विरेचक द्रव्य होते हैं वो कौन से होते हैं? अनुलोमनार्थ, तो अनुलोमन गति कर रहे हैं। हरण क्या होता है? अनुलोमक होता है। जैसे हरण खाएंगे तो एकदम ग्रेविटी के अनुरूप काम करने जाएगा और सारा द्रव्य जो पेट का है, आहार द्रव्य है, खाद्य पदार्थ है, उसको गति नीचे कर देता है। इसीलिए विरेचन जो पित्त की व्याधि है, जैसे हमने कल अम्ल पित्त पढ़ा था, तो अम्ल पित्त में क्या है कि जो गति है वो ऊपर की तरफ हो रही है ना, ऊर्ध्वगमित दोषों को अधोगति प्रदान कर देना।
ठीक है, जो दोष ऊपर की तरफ आ रहे हैं उसको नीचे की तरफ डाल देना, तो वो कहलाता है विरेचन। ठीक, इसमें अनुलोमक है। और कुटकी क्या करता है, कुटकी मल का भेदन करेगी कि जो कोष्ठबद्धता हो चुकी है उसको फोड़ देगा। ठीक है, तो कुटकी मल का भेदन, भेदनार्थ, इसके लिए कहते हैं भेदनार्थ, भेदनार्थ, रेचनार्थ, संशमनार्थ, रेचनार्थ, अनुलोमनार्थ। तो ये 4 गति हैं जो विरेचक कल्प में दी जाएंगी। 4 चीजें हैं, 4 औषधियां ऐसी हैं जो विरेचक कल्प में दी जाएंगी। ठीक है, इसीलिए इसी द्रव्य को लिया जाता है। और ये तो या आप बना लो उसको रेडीमेड, यहाँ पे घर पे बना लो, या फिर जो रेडीमेड मिलता है वो मिलता है त्रिवृत्त अवलेह, त्रिवृत्त या हृदय विरेचनम या हृदय विरेचनम, ये 2 नाम से मिलता है मार्केट में रेडीमेड। और अगर आपको बनाना है तो हरड़, निशोत, अमलतास, कुटकी ये आप ले सकते हो। अगर एक छोटा सा घरेलू नुस्खा भी बता देता हूँ, जिसको कब्ज रहती है, बार बार कब्ज रहती है, लंबे टाइम से कब्ज है, तो आप सबसे पहले क्या करें कि हरड़, सबसे पहले है कि छोटी हरड़ ले लें 25 ग्राम, और अमलतास का गूदा ले लें 25 ग्राम, कुटकी ले लें 25 ग्राम, और निशोत ले लें 25 ग्राम। इन सबको क्वाथ विधि से पका लें या चूर्ण कर लें, या तो चूर्ण बना लें या क्वाथ विधि से पकाकर आप अपना एक सीसी में भर लें। और नित्य, जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे टाइम से है तो आप उसको क्या करें कि छोटे छोटे 25 से 50 ml के करीब रोज रात्रि में ले लें, तो सुबह आपका जो कोष्ठबद्धता है वो समाप्त हो जाएंगी, जिससे गैस, खट्टी डकार, उल्टी, बदहजमी, जो जितनी भी व्याधियां, जो उदर से संबंधित व्याधियां, वो सब समाप्त हो जाएंगी। विरेचन के लिए हमने कल्प बना दिया, त्रिवृत्त अवलेह मार्केट में मिल रहा है अभी। अब मेन पर्पज है कि विरेचन हमने करना कैसे है। एक तो हो गया विरेचन, एक होता है विरेचन कर्म, और एक हो गया दस्त। अब इसमें भी क्या होगा, जो विरेचन है उसको हम क्या करेंगे, जो हम समन के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे कब्ज हो गया, ठीक है, कब्ज है, तो कब्ज में हम क्या करेंगे, विरेचक द्रव्य से पेट को साफ करेंगे। इसमें कोई पूर्व कर्म की जरूरत नहीं है। विरेचन में भाई आपको कल जैसे पेट साफ नहीं हुआ, कल पेट साफ नहीं हुआ, तो आप शाम को डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, तो उसने कहा कुछ नहीं, एक काम करो, ये हरड़ ले लेना या त्रिफला ले लेना या पंचसकार ले लेना, इसको रात में ले लेना, पेट सुबह साफ हो जाएगा। अब ऐसी तो होता है। तो ये विरेचक द्रव्य से आपने पेट को साफ कर लिया, इसमें आपने कोई पूर्व कर्म नहीं किया, पूर्व कर्म नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं विरेचन, केवल विरेचन। ठीक है, जिसमें प्रयत्न के साथ, औषध के साथ हम अपने कोष्ठ को साफ कर रहे हैं। अब आ गया विरेचन कर्म। विरेचन कर्म क्या है, जिसमें विधिवत पूर्व कर्म करने के पश्चात, पूर्व कर्म में क्या आएगा, दीपन पाचन हुआ उसका, स्नेहन हुआ उसका, स्नेहन कर्म चला और स्वेदन कर्म चला। जब ये विधिवत होने के पश्चात अब हमने क्या करा, विरेचक द्रव्य की सहायता से फिर हमने विरेचक द्रव्य दिया, जिसमें कोष में आ गए थे, तो विरेचक द्रव्य या विरेचक कल्प, विरेचक कल्प की सहायता से जो पित्त दोष के निर्हरण की क्रिया है, यहां पर हमने पित्त दोष को नहीं निकाला, यहां पर हमने पित्त दोष को पहले इकट्ठा किया, उसके बाद विरेचक द्रव्य की मात्रा से सहायता से उसको क्या करा, बाहर निकाला पित्त दोष को। तो पित्त दोष विधिवत पूर्व कर्म करने के पश्चात विरेचक कल्प की सहायता से पित्त दोष के निर्हरण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विरेचन कर्म कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो अब ये समझ में, अब हमने करना कैसे है, विरेचक कल्प मैंने आपको बनाना सिखा दिया, ठीक है ना। अब आपने देखना है कि जो विरेचक, जब हमें अब ये प्रोसेस करना कब है, समय क्या है, विरेचन का समय क्या है। समय क्या हो गया, जब सूर्य प्रातःकाल 7 बजे के बाद इसको ले ले, कल्प को ले ले, और आप धीरे धीरे क्या होगा, आपके 1 घंटे के पश्चात क्या वेग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो वेग कैसे आएंगे कि कम से कम 32 वेग अगर आएंगे विरेचन के, 32 बार आपका मल त्याग निकल रहा है तो समझ लेना उत्तम है, 16 बार मध्यम है, और 10 से नीचे आएंगे तो हीन है। ये वेगों की संख्या को गिना जाएगा कि उत्तम प्रकार के वेग कैसे हैं, मध्यम प्रकार के वेग कैसे हैं, और आपके हीन प्रकार के वेग। अगर 10 से नीचे आ रहे हैं, 10 के बाद कोई वेग ही नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है कि कैटेगरी ध्यान रखनी कि भाई हीन है। अगर 16 वेग आ रहे हैं तो मध्यम को शोधन हुआ है उसका, और अगर 32 वेग आ रहे हैं तो उत्तम शोधन हुआ है, ऐसा समझें।
अब पहचान कैसे आएगी कि भाई हमारा उत्तम हो गया है नहीं हो गया? उत्तम विरेचन के लक्षण देखते हैं। उत्तम विरेचन के लक्षण या सम्यक विरेचन के लक्षण या सम्यक विरेचन के लक्षण, जैसे हमने वमन में पढ़ा था। वमन में हमने पहले लक्षण में हमने क्या पढ़ा था कि वमन में सम्यक वमन कैसा होता है? सम्यक वमन में क्या वमन पित्तांत तक, जब पित्त आने लग जाए तो समझ लेना कि आपका जो वमन है वो अच्छी प्रकार से हुआ है। उसी प्रकार से विरेचन में क्या है, जो हमारा कफ तो ऊपर था तो जब पित्त नीचे था तो ऊपर की तरफ पित्त। अब यहाँ पर क्या है कि पहले जब हम विरेचन करेंगे तो पहले वात निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर कफ निकलेगा। जब ऊपर का स्थान से कफ नीचे आने लग जाए, कि मल में कफ या झाग युक्त प्रवृत्ति आने लग जाए, तो समझ लेना कि वमन जो विरेचन है वो उत्तम प्रकार का हुआ है। विरेचन में क्या होगा कि जब झाग युक्त प्रवृत्ति होने लगे तो उत्तम विरेचन के लक्षण वहां प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा है कि विरेचन कफांतक, विरेचन जो है वो कफांतक है। ठीक है, वमन क्या है? पित्तांतक है, विरेचन कफांतक मीन्स कफ का स्थान ऊपर है तो जैसे पित्त निकलेगा तो कफ नीचे आएगा, तो वो मल के साथ भी आएगा। तो आपको चिकना चिकना आने लग जाए, झाग होने लग जाए या बिल्कुल सफेद चीज पानी आने लग जाए, तो समझ लेना कि आपका जो सम्यक विरेचन हो गया है। ठीक है, अगर 32 विरेचन के बाद, 32 वेग के बाद अगर तो उसको रोक देना चाहिए। अगर नहीं रुक रहे तो फिर उसका उपचार होगा। क्या कि कोई भी औषधि है, जैसे कुटज घनबटी है, जीरा है, जीरे को भूनकर जो चावल का पानी होता है, जो मांड है, उसमें भिगाकर सेंधा नमक के साथ उसको दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी औषधियाँ हैं जो हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन आदि बटी है, अष्टक बटी है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ड्रग आ गई तो फिर आप लोप्रामाइड आती है तो एकदम से रेक्टम को बंद कर देती है और वो ठीक है। तो पहले आपको देखना है पेशेंट आपका कंफर्टेबल जहां तक हो तब तक ही उसको वेक करना है। सावधानी यही रखनी है विरेचन में कि जब तक पेशेंट आपका कंफर्टेबल फील कर रहा है कि भाई अगर वो कर रहा है कि मैं अनकॉन्शियस हो रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे हाथ पैरों में दर्द होने लग रहा है, तो इसका मतलब समझे कि ये जो है बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड हो रही है। अब आपको उसको जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो देने पड़ेंगे, या बोतल चढ़ानी पड़ेगी, या जो ओरल इंटेक है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बता रहा हूँ सरल तरीका कैसे है कि ये तो रहा सावधानी उसमें क्या क्या रखनी है। अगर हो जाए तो ये करना है। अगर ये सावधानी, अगर आप विरेचन को, ये जो पेशेंट है, सॉरी जो पेशेंट है वो अनकंफर्टेबल ना हो तो आपको क्या करना है, सुविधा पूर्वक उसको समझे। मैंने कहा कि 32 वेग आए तो समझ लेना कि आपको प्रोसेस रोकना है। परंतु आप जो नए विद्यार्थी हैं, जो अनुभवी हैं, अनुभव जिनको नहीं रहता है, वो 32 वेग के बाद रोकते हैं। परंतु ऐसा नहीं, जब आपके 15 वेग आ जाएं, ये मैं वो बता रहा हूं कि पेशेंट अनकंफर्टेबल ना हो, डिहाइड्रेटेड ना हो और उसके वेग भी 32 हो जाएं, तो उसको कैसे रोकेंगे? जब आपके 15 वेग हो जाएं तो प्रोसेस को ना आप रोकने का स्टार्ट करना चाहिए। तो प्रोसेस को रोकने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो पानी आप पी रहे थे, ठीक है, जो पानी पी रहे थे तो उसको क्या करें, आप वमन कर दो। मुंह में हाथ डाल के 3 उंगलियां डाल, सारा पानी जो आमाशय में है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब केवल आंत में रह जाएगा पानी, इंटेस्टाइन का ही रह जाएगा पानी। तो जब इंटेस्टाइन में रह जाएगा तो धीरे धीरे वेग बनाएगा, तो 15 वेग और आएंगे, क्योंकि आंत की जो मनुष्य की लंबाई है कितनी है? आंत की लंबाई कितनी है? 3.5 व्यायाम। 3.5 व्यायाम क्या है? ये पुरुष की है, और 3 व्यायाम क्या है? स्त्री की है। 3 व्यायाम का मतलब जानते हैं कितना हो गया? ये मध्यमा उंगली से दूसरे मध्यमा उंगली तक, ये जो पूरा है ये एक व्यायाम है। ठीक है, ऐसे ऐसे 3 व्यायाम जो है महिला की है, और ऐसे ऐसे 3 व्यायाम, 3.5 व्यायाम पुरुष की है। इतनी लंबी आंत है, तो उसमें क्या होगा, आप थोड़े थोड़े अंतराल में आएगा, तो 15 वेग वो और बनाएगा। ठीक है, अगर 32 में ही रोका आपने तो वो जाएगा 40-50 तक। ठीक है, तो इसलिए 15 वेग जैसे आने लग जाए तो आप उसको रोकने का प्रयास करो, तो धीरे धीरे पानी निकलता रहेगा, 32 वेग आ जाएंगे, तो पेशेंट अनकंफर्टेबल नहीं होगा। अगर आपने यहां पे रोका तो दिक्कत आएगी। ठीक है, वो घबराहट होने लगेगा, हाथ पैर में दर्द होने लग जाएगा, ये हो जाएगा। हमने जो विरेचक कल्प है वो देना कैसे है? जो विरेचक कल्प है, जो मैंने आपको बताया, जो विरेचक कल्प बनाया था, तो विरेचक कल्प, जो विरेचक कल्प है वो देना कैसे है?
मात्रा कैसे निर्धारण करेंगे कि हम किस मात्रा में दें, किसको कितना दें। तो आपने देखा होगा जब हमने पूर्व कर्म किया था तो पूर्व कर्म में एक 3 लक्षण पैदा हुए थे। क्या? जिसका 1 से 3 दिन में घृतपान हो रहा था, है ना, सम्यक स्नेहन के लक्षण आ रहे थे। और एक का हो रहा था 1 से 5 दिन में, 1 से 5 दिन में हो रहा था, ठीक है, जहां पर हम घृतपान कर रहे थे। और एक का हो रहा था किसने में, 1 से 7 दिन में। अब इसको समझो, जो 1 से 3 दिन में हो रहा था उसको हम क्या कह रहे थे, मृदु कोष्ठी। यही तो बोल रहे थे, जो एब्डोमिनल गट है वो सॉफ्ट है उसका वहां पे, ठीक है। और 1 से 5 दिन में जो हो रहा था उसे क्या बोल रहे थे हम, मध्य कोष्ठी। और 1 से 7 दिन में हो रहा था उसको क्या बोल रहे थे, क्रूर कोष्ठी। यही तो बोल रहे थे। अब हमने यहीं से उसका विरेचक कल्प का निर्धारण भी करना है। तो जो मृदु कोष्ठी है, तो मृदु कोष्ठी को हम क्या करेंगे, जो हमने कल्प बनाया था, जो विरेचक कल्प बनाया हरड़ से, कुटकी से, निशोथ से, अमलतात से, तो उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज दे देंगे। 50 ml के करीब पीने के लिए कहेंगे मृदु कोष्ठी को। जो सेम जो कल्प बनाया था, कौन सा कल्प बनाया था हमने, हरड़ का बनाया, निशोथ का बनाया, ठीक है, कुटकी और अमलतात, ठीक है, इसका बनाया था ना। तो हमने क्या करा, इसको एज इट इज बना के दे दिया। तो इससे तो ये तो मृदु कोष्ठी के लिए। अब यही क्वाथ को, मध्य कोष्ठी को हम क्या करेंगे, अरंड तेल के साथ देंगे, अरंड तेल के साथ इसी क्वाथ को, ठीक है। 25 ml अरंड तेल मिलाएंगे, 50 ml क्वाथ मिला के 25 ml देके उसको दे देंगे, ठीक है। और अगर ये है क्रूर कोष्ठी है तो इसी क्वाथ में हम क्या मिलाएंगे, इच्छा भेदी रस को हम इच्छा भेदी रस के साथ देंगे। 125 से 250 ग्राम इच्छा भेदी रस के साथ इसको दे देंगे। तो जिससे क्या होगा, ये विरेचन कल्प से लेने के पश्चात उसका विरेचन स्टार्ट हो जाए। ये बात समझ रहे? तो कल्प का, विरेचक कल्प का निर्धारण भी ऐसे ही करना है। उसके पश्चात फिर हमें क्या करना है, वेगों की संख्या का काउंट करना है। एक घंटे के पश्चात फिर हम क्या कहते हैं, सूर्योदय हो जाएगा, उसके 1 घंटे के पश्चात हमने ये कल्प देने स्टार्ट कर दिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इच्छा भेदी रस, इच्छा, जब तक इच्छा हो तब तक मल का भेदन करे। इच्छा भेदी नाम ही उसका ये कि इच्छा भेदी का मतलब हो गया कि इच्छा के अनुसार, जब इच्छा ना हो करने की तब क्या करें कि अगर आप गर्म पानी से ले रहे हैं तो ठंडा पानी पी लें, और ठंडा पानी पी रहे हैं तो ठंडे पानी से ले रहे हैं तो गर्म पानी पी लें, तो एकदम दस्त रुक जाए, एकदम विरेचन रुक जाए। तो ये पूरा प्रकरण जो मैंने आपको बताया ये आपका विरेचन का रहा। तो अब कल हम पढ़ेंगे बस्ती कर्म। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।